दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व करेंगे जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे बिहार, राजस्थान, एमपीपीसीएस और उत्तराखंड आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इसमें प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 36। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, पैगोंग सो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह पूर्णतया भारतीय क्षेत्र में है, पहला कथन है, और दूसरा कथन है यह खारे पानी की झील है। तो पैगोंग सो झील के बारे में आपको दोनों कथनों में से सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों देखिए, पहला कथन असत्य है, इसलिए कि ये पूर्णतया भारत में नहीं बल्कि भारत में और आंशिक रूप से तिब्बत में स्थित है। तो देखिए, पैगोंग सो झील ये पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में नहीं बल्कि भारत और आंशिक रूप से तिब्बत में है, तो इसलिए पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि यह खारे पानी की झील है, तो दोस्तों ये खारे पानी की झील है, कथन 2 आपका सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। दोस्तों देखिए, पैगोंग सो झील ये भारत और तिब्बत में स्थित है और ये एक खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, देखिए, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है, और दूसरा है इस मिशन को नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, जल जीवन मिशन जिसको जे जे एम कहा गया है, इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है। तो जल जीवन मिशन, दोस्तों ये जल जीवन मिशन या जल जीवन मिशन, इसका उद्देश्य 2024 तक सभी घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है, ये आपका सही है। और दूसरा कथन है इस मिशन को नीति आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, ये सही नहीं है, क्योंकि इस मिशन को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा, क्रियान्वित किया जा रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी घरों में पाइपलाइन से जलापूर्ति प्रदान करना है, और इस मिशन को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। केवल कथन 1 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को लक्षित करने के लिए मनाया जाता है। दूसरा है कि 9 जनवरी को इसलिए चुना है क्योंकि इस तिथि को 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और तीसरा है, प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 2010 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसमें से कौन से कथन आपके सही हैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस जिसको पीवीडी कहा जाता है, ये 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है, ये आपका सही है। दूसरा ये कि 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व कर भारतीयों का जीवन सदैव के लिए परिवर्तित कर दिया था। तो ये पहला और दूसरा कथन आपके सही हो गए। तीसरा कथन ये है कि प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 2010 से नहीं बल्कि 2003 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो कथन 3 आपका गलत हो गया। 1, 2 आपके सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसको एनआरसी कहा जाता है, उसके संबंध में इन दोनों कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस रजिस्टर के अद्यतनीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ गृह मंत्रालय के 2012 के आदेश के बाद हुआ, और दूसरा है कि वर्तमान में केवल असम में ही इस तरह का रजिस्टर है। तो कौन सा कथन इसमें सही है और उसके आधार पर सही उत्तर क्या है? दोस्तों, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या एनआरसी सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों के नामों को शामिल करने वाला रजिस्टर है। वर्तमान में केवल असम में ही इस तरह का रजिस्टर है, और इसमें राज्य में निवासित भारतीय नागरिकों की सूची है। बांग्लादेश से सीमाबद्ध असम में ये रजिस्टर राज्य में विदेशी लोगों की पहचान करने के लिए तैयार किया गया है, और इस रजिस्टर को अपडेट करने की प्रक्रिया में वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद आरंभ की गई, जिसमें राज्य के करीब 33 मिलियन लोगों को ये सिद्ध करना था कि वे 24 मार्च 1971 से पहले भारतीय नागरिक थे। तो इस रजिस्टर को अद्यतनीकरण करने की प्रक्रिया जो है गृह मंत्रालय के 2012 के आदेश के बाद नहीं, बल्कि 2013 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद हुई है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, और दूसरा कि वर्तमान में केवल असम में ही इस तरह का रजिस्टर है, ये सही है। तो केवल 2 यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न एक कथन है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में। हमारा धर्म रसोई गृह में है, हमारा ईश्वर खाने के बर्तन में है, यदि यह 1 शताब्दी और चलता रहा तो प्रत्येक व्यक्ति पागल खाने में होंगे। ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? तो ये दोस्तों, ये कथन स्वामी विवेकानंद का है, जिन्होंने आध्यात्मिकता और राष्ट्र धर्म को प्राथमिकता दी, और उन्होंने देखिए धर्मों के विभिन्न धर्मों में जो वैभिन्न है, छोटे बड़े का अंतर है, उसको समाप्त करने की बात करते हुए कहा कि हमारा धर्म रसोई गृह में है, हमारा ईश्वर खाने के बर्तन में है, यदि यह 1 शताब्दी और चलता रहा तो प्रत्येक व्यक्ति पागल खाने में होंगे। स्वामी विवेकानंद का कथन है। अगला प्रश्न है काली या शारदा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका उद्गम स्रोत कुमायूं पहाड़ियों पर मिलाम ग्लेशियर है, और दूसरा है कि यह यमुना की सहायक नदी है। तो देखिए दोस्तों, पहला कथन सही है कि इसका उद्गम कुमायूं पहाड़ियों पर मिलाम ग्लेशियर है, लेकिन दूसरे कथन के बारे में अगर जो आप देखें तो ये काली या शारदा नदी गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं। ये पहले घाघरा नदी में मिलती है, फिर घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाते हैं, तो ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। केवल कथन 1 यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। शारदा या काली नदी का उद्गम कुमायूं पहाड़ियों पर मिलाम ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन पर कार्यकारी योजना का भाग है? आपको बताना है। सतत वास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन और सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन। इनमें से आपको बताना है कि कौन भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का भाग है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको बता दें कि 8 भाग हैं भारत की जो क्लाइमेट एक्शन प्लान, जो जलवायु परिवर्तन पर कार्यकारी योजना है, उसके 8 मिशन हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, इसके अलावा राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारितंत्र की सततता हेतु राष्ट्रीय मिशन, सतत वास हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 मिशन हैं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि सतत वास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन और सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन इसमें शामिल हैं। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। देखिए 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के संबंध में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1925 में गांधी जी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका स्थान लिया था? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली, सरोजनी नायडू या चित्तरंजन दास? तो सही उत्तर है गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल की समाप्ति के बाद 1925 में सरोजनी नायडू ने उनका स्थान लिया था। और आप जान लीजिए कि सरोजनी नायडू दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। ऐसे तो 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थीं, लेकिन ये सरोजनी नायडू 1925 कांग्रेस अधिवेशन में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास से है। भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर है इल्तुतमिश, ऑप्शन ए। दोस्तों, भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए और इल्तुतमिश द्वारा जारी किए चांदी के टंका का वजन 175 ग्रेन था। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में उलुक शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? ऑप्शन देख लीजिए। सुल्तान के धार्मिक सलाहकार के लिए, संचार की एक प्रणाली के लिए, पड़ या बाजार के लिए, या फिर विदेशी शासकों के दरबार में भेजे गए दूत के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संचार की एक प्रणाली के लिए। और आप जान लीजिए दोस्तों, इब्न बतूता भारतीय डाक व्यवस्था का प्रथम प्रकार इस प्रकार वर्णन करता है कि भारत में डाक व्यवस्था के 2 प्रकार थे। पहला, घोड़े द्वारा डाक भेजना, जिसे उलुक कहते थे, और इसके लिए प्रत्येक 4 मील पर शाही घुड़सवार तैनात होते थे। दूसरी प्रकार की डाक व्यवस्था दावा थी, जिसमें पैदल डाक ले जाने की व्यवस्था थी और प्रत्येक 1 तिहाई मील पर डाकिये तैनात होते थे। तो संचार की एक प्रणाली जो घोड़ों द्वारा पत्राचार या जो पत्र भेजने की व्यवस्था है, उसको ही उलुक कहा जाता था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, अनुच्छेद 47 सबसे पहले सूची में दिया गया है। अनुच्छेद 47 तो ये पोषाहार स्तर को ऊंचा करने का राज्य का कर्तव्य दर्शाता है, ए का दूसरा है। और देखिए, अनुच्छेद 46 ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। इसके अलावा आप आइए देखते हैं, अनुच्छेद 43D का संबंध जो है, अनुच्छेद 43B का संबंध सहकारी समितियों के संवर्धन से है। तो यहाँ पर सी का चौथा हो जाएगा। और 43A क्या है? ये उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। तो आपका सही कूट जो हो जाएगा 2 1 4 3। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 1 4 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, 43B सहकारी समितियों का संवर्धन, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, और अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य को दर्शाने वाले नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान के लिए है और इसमें देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को उनके विषय वस्तु से मिलान करने के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 53 दोस्तों, अनुच्छेद 53 कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 53, ये इसका 3 हो जाएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो है व्यवस्था दी गई है। और अनुच्छेद 55 ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, रीति क्या है, तरीका क्या है, उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में वर्णन करता है। तो 3 1 4 और 2 ऑप्शन देख लेते हैं, 3 1 4 और 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की व्यवस्था है। अनुच्छेद 55 में ये दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी खाते में आती है? देखिए, अल्पावधिक विदेशी ऋण, माल या वस्तुओं का निवल निर्यात और निवल बाह्य वाणिज्यिक उधारियां। दोस्तों, माल यानी वस्तुओं के निवल निर्यात पूंजी खाते के तहत नहीं बल्कि चालू खाते के तहत आता है। भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के अंतर्गत निवल बाह्य सहायता, अल्पावधि विदेशी ऋण, निवल बाह्य वाणिज्यिक उधार, निवल विदेशी निवेश और NRI जमाएं हैं। और माल या वस्तुओं का निवल निर्यात ये पूंजी खाते में नहीं बल्कि चालू खाते में आता है। तो देखिए, 1 और 3 आपके सही उत्तर हो जाएंगे, केवल 1 और 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
तो देख सकते हैं ये अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के संकट को कम करने में सहायता कर सकते हैं? देखिए, पहला है आयात का घटना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध या निर्यात का बढ़ना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको एफडीआई कहते हैं, इस पे अगर जो आप प्रतिबंध लगा देंगे तो पूंजी खाता प्राप्तियां कम हो जाएंगी, इसलिए भुगतान संतुलन खाता और बढ़ जाएगा। तो एफडीआई पर प्रतिबंध के बजाय एफडीआई को सुगम करना भुगतान संतुलन के संकट को कम करने में सहायक होगा। आयात को घटाकर और निर्यात को बढ़ाकर दोस्तों भुगतान संतुलन के संकट को कम किया जा सकता है। तो 1 और 3 आपके सही उत्तर है। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है? आपको बताना है। तो देख लीजिए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। दोस्तों, फिलिप्स वक्र A.W. फिलिप्स द्वारा विकसित एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य एक अस्थायी और व्युत्क्रम संबंध होता है। उच्चतर मुद्रास्फीति अल्प बेरोजगारी से जुड़ी है और निम्न मुद्रास्फीति उच्च बेरोजगारी से। फिलिप्स वक्र की अवधारणा 20वीं शताब्दी में समष्टि आर्थिक नीतियों को निर्देशित की थी। 1970 के दशक में स्टैगफ्लेशन द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। तो दोस्तों, फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकों को उनके जारीकर्ता संस्थान के साथ सुमेलित कीजिए। आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इसके आधार पर सही विकल्प का चुनना है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है प्रकाशित या जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन, तो औद्योगिक उत्पादन जो है दोस्तों, इसका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की IIP केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो है प्रकाशन किया जाता है। तो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा नहीं। थोक मूल्य सूचकांक ये आर्थिक सलाहकार कार्यालय के WPI औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग। तो देखिए दोस्तों, औद्योगिक उत्पादन जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन IIP द्वारा ये किया जाता है, और थोक मूल्य सूचकांक औद्योगिक नीति और संवर्धन सूचकांक विभाग द्वारा। तो ये भी गलत है। तो इसमें दोस्तों सही सुमेलन केवल कथन 1 का हो जाएगा। और इसके बाद कुछ अन्य जानकारियां देते हैं। देखिए दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको जारी करता है। CPI ग्रामीण केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CPI शहरी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक का प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। और अभी अभी हमने बताया कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, जबकि थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार कार्यालय के औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग द्वारा। CPI कृषि श्रमिक जो है ये लेबर ब्यूरो द्वारा, CPI लेबर ब्यूरो द्वारा, और CPI ग्रामीण मजदूर ये लेबर ब्यूरो द्वारा जो है ये जारी किए जाते हैं। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से संबंधित है। MSP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। तो दोस्तों देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा MSP की घोषणा की जाती है। तो ये पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। और देखिए, दूसरा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का विक्रय करती है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि FCI जिस मूल्य पर खाद्यान्नों का विक्रय करती है उसे निर्गम मूल्य या इशू प्राइस कहते हैं। तो कथन 2 भी आपका गलत हो गया। तो इस प्रश्न में न तो 1 न 2 दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की जाती है, और FCI जिस मूल्य पर खाद्यान्नों का विक्रय करती है उसे MSP नहीं बल्कि इशू प्राइस यानी निर्गम मूल्य कहा जाता है।
अगला प्रश्न है जुड़वा तुलन पत्र समस्या यानी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो प्रायः समाचार पत्रों में रहती है, उसकी निम्नलिखित में से क्या सबसे सही व्याख्या है। तो देखिए दोस्तों, जुड़वा तुलन पत्र जो होता है ये अधिमूल्यित यानी ओवर लीवरेज्ड कंपनियों और अशोध्य ऋण यानी बैड लोन भार से ग्रस्त बैंकों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष दोहरी समस्या है। जुड़वा तुलन पत्र या ट्विन बैलेंस शीट की समस्या भारतीय कंपनियों और बैंकों दोनों की है, यानी यह ऋणदाताओं और ऋण लेने वाले दोनों पर गहन दबाव को दर्शाती है। इसका कारण एनपीए यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां या अशुद्ध ऋणों के कारण एक और बैंकों के तुलन पत्र पर दबाव और दूसरी ओर अत्यधिक ऋणग्रस्त कंपनियां हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखिए जवादी हिल्स, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, कारडामम पहाड़ियाँ और शेवराय पहाड़ियाँ हैं। तो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जो क्रम हो जाएगा यानी दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, तो इसमें सबसे पहले कारडामम पहाड़ियाँ हैं, फिर शेवराय पहाड़ियाँ, जवादी हिल्स हैं और उसके बाद नल्ला मल्ला। तो देखिए KSJN, तो ये सबसे पहले कारडामम यानी 3 आप कर सकते हैं, शेवराय आपकी हो जाएंगी 4 और उसके बाद जवादी हिल्स 1 और नल्ला मल्ला 2। तो 3 4 1 2 आपका सही विकल्प हो जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इन पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर में सही क्रम। आज के टेस्ट सीरीज का जो आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, इसमें आपको बताना है। पुलिकट झील तेलंगाना, ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, तो ये पहला गलत हो गया। कोलेरू झील तमिलनाडु दिया है, तो कोलेरू झील ये सही नहीं है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर पेलिकन महोत्सव आयोजित किया जाता है। वेम्बनाद झील केरल में है, सही है, और लोनार झील आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसमें से केवल एक सही सुमेलित है, केवल 3। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे पुलिकट झील हमने आपको बताया तेलंगाना में नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, वेम्बनाथ झील आप जानी गए हैं केरल में है और लोनार झील आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट। इसमें हमने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और साथ ही हमने उसकी व्याख्या भी बताई कि किस तरह से कोई तथ्य या प्रश्न गलत या सही है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।